हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप। उसका बिल्कुल ही लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बाकी के सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है द रेड ट्रैप और वो लिखा है सेल्मा लेगरलॉव ने। अब यहाँ पर आप उसका नेम अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा वो क्या लिखा है, सेल्मा लेगरलॉफ, राइट। तो एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, सेल्मा लेगरलॉव, क्या होता है, लेगरलॉव, राइट। लेकिन इंडियन प्रोनाउंसिएशन में उसे प्रोनाउंस किया जाता है सेल्मा लेगरलॉफ, राइट, जो कि एक स्वीडिश राइटर है और उनकी बहुत सारी जो स्टोरीज़ है वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है, ठीक है। और सभी चीज़ें, उनकी जितनी भी स्टोरीज़ है वो सभी स्टोरीज़ में एक यूनिवर्सल थीम, यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिवर्सल थीम लगी रहती है। वो क्या है, अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इट मीन्स उनकी जितनी भी स्टोरीज़ है, उन्होंने जितनी भी स्टोरीज़ लिखी हुई है वो सभी में एक चीज़ कॉमन रहती थी, एक यूनिवर्सल थीम रहती थी। क्या थीम रहती थी कि अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन। इंसान के अंदर जो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात कभी ना कभी बाहर आती है। और किस तरीके से बाहर आती है, बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अगर उसे कुछ समझ लेता है, कोई उसे अच्छे से चाहने लगता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो गुडनेस होती है ना वो अच्छे से बाहर आ जाती है। तो हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो स्टोरी भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से बताई गई है। दिस स्टोरी इज सेट एमिट्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। इट मीन्स स्वीडन की जो माइंड्स है उसकी इर्द गिर्द ये स्टोरी पूरी घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल एक ही चीज़ देखनी है कि यहाँ पर द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। इस स्टोरी को है बिल्कुल सच कहानी, लेकिन उसे एक फेरी टेल के स्वरूप में यहाँ पर हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो नेम क्या है, द रेड ट्रैप। अब रेड ट्रैप तो आपको पता होगा कि जो चूहा पकड़ने का जो ट्रैप होता है, और ये यहाँ पर रेड ट्रैप बहुत ही आइडेंटिकल तरीके से यहाँ पर उसे लिया गया है। और अभी अभी शुरुआत के लेसन में ही हम देख लेंगे कि क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये सच में इसका टाइटल रेड ट्रैप ही होना चाहिए था। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। Once upon a time, there was a man who went around selling small red straps of wire. अब यहाँ पर एक इंसान के बारे में बात की गई है। Once upon a time there was a man. एक समय का एक टाइम था जब एक इंसान था जो क्या बेच रहा था, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। इट मीन्स वायर के रेड ट्रैप्स बेच रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये तो हमने बहुत बहुत जगह अपने घर में हर बार देखा होगा। अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा है तो शायद उसे पकड़ने के लिए आपने ऐसा रेड ट्रैप कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। तो इस रेड ट्रैप की बात कर रहा है कि वो इंसान था जो कि ऐसे रेड ट्रैप्स बेचता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। अब यहाँ पर ऑड मोमेंट्स क्या है कि यहाँ पर मीनिंग दे के रखा है शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम। जब फ्री टाइम उसे मिलता था तब वो इसी वायर में से ऐसे रेड ट्रैप्स बनाया करता था। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। अब इसके लिए जो मटेरियल है वो मटेरियल कहाँ से लाता था कि उसे बाय बैगिंग। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो जब बाहर निकलता था और किसी से बैगिंग करता था, भीख मांगता था, तो भीख में उसे जो भी सामान मिलता था या फिर बड़े बड़े फार्म के पास जाता था और वहाँ पर से उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो सारी चीज़ें वो लेकर वहाँ से क्या बनाता था, उससे ये रेड ट्रैप बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उसका जो बिजनेस है वो उतना प्रॉफिटेबल रहा नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर। अब यहाँ पर भाई क्या बता रहे हैं कि देखना, ये बिज़नेस अब इतना प्रॉफिटेबल तो था नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ मिलती थी उस वायर में से और सभी चीज़ में से सब कुछ इकट्ठा करके वो रेड ट्रैप तो बनाया करता था। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये डेफिनेटली इस तरीके का बहुत ही अच्छे से बना हुआ तो रेड ट्रैप वो बेचता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई भी जुगाड़ करके वो ये चीज़ करता होगा।
अब क्या बता रहे, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इतना करने के बावजूद उसे उसमें से कुछ भी पैसे मिल रहे नहीं थे। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थेवरी। अब बैगिंग तो हमें पता है कि भीख मांगना, और पैटी, पैटी क्या होता है, पैटी इट मीन्स स्मॉल, इट मीन्स छोटी मोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी। किस लिए, टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर। अब ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो। टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर, इट मीन्स अपने आप को जिंदा रखना, राइट। तो वो कहते हैं कि उसे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं बैगिंग भी करनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, हिज चिक्स वर sunken एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। अब इतना होने के बावजूद भी वो क्या कहते हैं, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। अब रैक्स हमें पता है, रैक्स क्या होता है कि फटे कपड़े जिसके होते हैं, जिसने फटे कपड़े पहने हुए हैं, उसे हम कहते हैं रैक्स। हिज चीक्स वर sunken, इट मीन्स उनकी जो गाल है वो sunken, sunken का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल अंदर धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज़, अगर उसकी आइज़ की तरफ अगर हम नज़र करें तो उसकी आइज़ में भी हमें इतनी हंगर दिख रही है कि वो उसके मारे वो चमकना, ग्लिम का मीनिंग क्या होता है, चमकना, तो उसकी आइज़ हंगर के मारे चमक रही होती है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। अब वेगाबॉन्ड यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, वेगाबॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, वेंडरर, जिसे हम कहते हैं आवारा, जो बिना काम के ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कोई नहीं सोच सकता कि ऐसे वेंडरर, ऐसे वेगाबॉन्ड की लाइफ कितनी सैड, कितनी दुखी और कितनी बोरिंग होती है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो प्लॉट का मीनिंग क्या होता है, वॉक हैवीली, इट मीन्स वेरी हैवी, बहुत ही हैवी पाँव के साथ वो रोड के ऊपर आगे बढ़ते होते हैं। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जो कि हमेशा अपने ही दिमागों में, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। इट मीन्स जो अपने ही आप में खोए रहते हैं, अपने ही आप में खोए रहते रहते बिल्कुल हैवी पैरों से वो रोड पे आगे बढ़ते रहते, उनकी लाइफ कितनी सैड और कितनी बोरिंग होती है वो कोई सोच सकता नहीं है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट। अब एक दिन की बात है, वो क्या बता रहा है कि एक दिन यही इंसान एक बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे सच में ऐसा लगता है कि वो उसे एंटरटेन कर रहा है। इट मीन्स वो एक ऐसी सोच में पड़ जाता है, वो सोच उसे थोड़ा बहुत एंटरटेन करती है, खुश कर देती है। अब क्या है तो देखते हैं वो। ही हैड नेचुरली बिन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। अब भाई उसकी सोच में भी अब आएगा क्या, डेफिनेटली है उसकी सोच में भी रैट ट्रैप ही आएगा, क्योंकि उसका बिजनेस है रैट ट्रैप बनाना, और कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसे केवल एक ही चीज़ बनानी आती थी, रैट ट्रैप। तो नेचुरली वो किसके बारे में सोच रहा होता है, रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा है। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है वो देखते हैं। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its land and seas, its cities and village was nothing but a big rat trap. उसे देखना, उस इंसान को एक सच में एक आइडिया ऐसा आता है, क्या लगता है कि उसे लगता है कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लैंड है, उसमें जितने भी सीज है, जितनी सिटीज़ है, जितने भी विलेज है, वो सभी ना सभी और कुछ नहीं है पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा बिग रैट ट्रैप है। इट मीन्स वो बहुत ही बड़ा एक ट्रैप बना है। इट मीन्स यहाँ पर वो इंसान क्या कहना चाहता है, वो इंसान कहना चाहता है कि दुनिया में कहीं पर भी आप जा लो, दुनिया के किसी में भी कोने में जा लो, वो सभी चीज़ इस अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंड है, जितने भी सी है, जितनी भी सिटीज़ है, जितने भी विलेज है, वो और कुछ नहीं पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा रैट ट्रैप है। और वो ऐसा क्यों कह रहा है उसका भी रीज़न वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है देखते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। उसका एक ही मकसद होता है, किसका, ये जो पूरा वर्ल्ड है उसका केवल एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है, क्या, कि लोगों के लिए क्या करना, बेट्स करना। बेट अब आपने देखा होगा, बेट को हम कहते हैं चारा, ठीक है, जो आप उसे कहते हैं हम कि अगर मछली पकड़ने के लिए जो हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है,
ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो हम लगाते हैं यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, ठीक है, चारा। तो वो क्या कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड का और कोई पर्पज़ नहीं है, केवल केवल उसका एक ही पर्पज़ है, लोगों के लिए ऐसे चारे बनाना। इट मीन्स लोगों को उसको उसमें ट्रैप हो सके, ठीक है। इट ऑफर्ड रिचीज एंड जॉयस, हाँ वो वर्ल्ड है वो रिचीज, इट मीन्स अमीरी देता है, खुशी देता है, शेल्टर देता है, फूड देता है, हीट देता है, क्लोथिंग देता है, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क। क्या बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उस इंसान ने ये चीज़ को बताया है कि ये वर्ल्ड भी ऐसा ही है। हाँ, ये वर्ल्ड हमें खुशी देता है, रहने के लिए जगह देता है, खाना देता है, गर्मी देता है, क्लोथिंग देता है, सब कुछ देता है। उसी तरह जिस तरीके से रेड ट्रैप, अगर हमें रेड ट्रैप में ट्रैप करने के लिए, रैट को ट्रैप करने के लिए हम क्या लगा देते, चीज़ लगा देते, पॉर्क लगा देते और एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते और वेट किया करते, है ना। हम अगर चूहे पकड़ते तो हमें पता है कि हम ऐसा ही कुछ करते हैं, चीज़ का एक थोड़ा सा या जो रोटी होती है उसका थोड़ा सा जो पीस होता है वो हम रैट ट्रैप के अंदर डाल देते हैं और उसे वेट करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही रैट अंदर आता है, उसे पकड़ता है, आगे से वो जो होता है रैट ट्रैप का डोर, वो उसे क्लोज हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बताया कि ये वर्ल्ड भी क्या है, ऐसा ही कुछ एक रैट ट्रैप है, जो कि एग्जैक्टली रैट ट्रैप की तरह चीज़ और पॉर्क ऑफर करता है। एंड एज सुन एज anyone left himself to be tempted to touch the bait, it close on him। और जैसे ही कोई उसे पकड़ने जाता है, उसी कन्विंस हो जाता है, इस लालच में उसे पकड़ने जाता है, वो उस बेट को, वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर आगे से बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एंड और उसी तरह से जो सब कुछ होता है वो क्या हो जाता है, जो उसका जो पूरा वर्ल्ड होता है वो वहाँ पर ही। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। तो यहाँ पर हमारे जो ऑथर है वो कमेंट कर रहे हैं हमारे वेगाबॉन्ड का जो थॉट है, जो हमारा वेगाबॉन्ड है उसकी जो सोच है, उसके ऊपर हमारे ऑथर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ऐसे लोगों के साथ दुनिया के बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो उतने अच्छे से, इतने दयालु तरीके से पेश आते नहीं हैं। सो इट गिव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड इट मीन्स क्या होता है कि अनयूजुअल, खुशी होना थोड़ा। तो वो क्या कहते हैं कि और इसीलिए उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत ख़राब सोच के ये हमारा जो वेगाबॉन्ड है उसे थोड़ी अच्छी सी खुशी मिलती थी। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसका सबसे अच्छा टाइम पास बन जाता है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। तो यहाँ पर हमारा जो वेगाबॉन्ड है वो क्या सोचता है, वो कहता है कि ऐसा सोच के उसे क्या मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है, ठीक है, और उसका वो सबसे अच्छा टाइम पास बन जाता है। कब? ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। अब ड्रेरी क्या होता है कि डल, इट मीन्स उसके प्लॉडिंग हमने आगे ही देख लिया था, ठीक है। प्लॉडिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो आप बिल्कुल भारी पाव से जब आप आगे बढ़ रहे होते तो उसी टाइम पे उसे एक अच्छा टाइम पास उसे बन जाता है। कैसा टाइम पास? टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नार। अब स्नार क्या होता है? ट्रैप। अब आपने देखा होगा पिजन्स के लिए ट्रैप बनाते हैं, राइट। पिजन्स को पकड़ने के लिए हम ट्रैप बनाते हैं छोटा सा, राइट। तो वैसा ही उसके ही बारे में यहाँ पर वो बता रहे कि ऐसा बिल्कुल यहाँ पर वो नई चीज़ बता रहे। यहाँ पर स्नार का मीनिंग हमें केवल ट्रैप के रूप में दिया गया है। वो क्या बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइट, वो एक चारा समझकर, उस वर्ल्ड में एक चारा समझकर वहाँ पर चले आते। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं वो चारे के नज़दीक जाकर अगल बगल में अभी घूम रहे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आगे ही हमें बता दिया था कि दुनिया, द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ अ बेट, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसे सक्सेस हासिल तो करनी है। तो बहुत सारे लोगों हैं जो उन्होंने सक्सेस हासिल करके रखी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। आगे देखते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटल ग्रे कॉटेज बाय द रोड
साइड। अब वन डार्क इवनिंग, एक बहुत ही घनेरी शाम थी उस टाइम के पे, जब वो आगे अपने रोड के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे थे। ट्रजिंग का मीनिंग क्या होता है? वॉक स्लोली, इट मीन्स स्लो पाँव, धीरे धीरे आगे वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़र कहाँ पर? रोड के बगल में एक ग्रे कलर का छोटा सा कॉटेज यानी क्या होता है एक छोटी सी जैसे हट कहते हैं हम, ठीक है, वैसा एक घर, एक कॉटेज उनको दिखा था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने वहाँ पर जाके, हमारा जो वेगाबॉन्ड है, उसने वहाँ पर जाकर नॉक किया। क्यों? क्योंकि वो पूछ सके कि वो उस रात वहाँ पर रह सकता है कि नहीं। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ द सॉर ट्रेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन without wife or child was happy to set someone to talk in his loneliness। तो भाई अब क्या होता है कि उसे केवल, वो क्या बता रहे, नॉर वॉज ही रिफ्यूज, इट मीन्स उसे केवल मना नहीं किया गया था। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसिस विच ऑर्डिनरी मैट हिम, इट मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग उन्हें मिले होंगे रास्ते में, ठीक है। सॉर फेसिस का कहने का मतलब ये है कि जो उसे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। ऐसे तो उसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे क्योंकि उसका काम ही एक ऐसा है, ठीक है, जो वायर का रेड ट्रैप बनाकर बेचता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोग उसके पास से वो ट्रैप है उसे ख़रीद लेंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग उसे मिले होंगे। द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। अब वो कॉटेज का जो ऑनर होता है वो विदाउट वाइफ होता है, उसके घर में कोई वाइफ होती नहीं है और ना ही बच्चे होता है। वो तो हालांकि खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो पता चल जाता है कि उसकी जो लोनलीनेस है, उस लोनलीनेस में उसके साथ बात करने के लिए उसे कोई मिल जाता है, तो उसे वो अंदर आने से मना करता नहीं है। इमीडिएटली ही पुट अप द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गिव हिम सपर। भाई अब क्या होता है यहाँ पर, तो जो हमारा वेगाबॉन्ड है उसके लिए तो शायद जैकपॉट से लगा है। वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर उसे केवल आसरा ही नहीं मिला था, इट मीन्स केवल शेल्टर नहीं मिला था, उसके लिए तो खाना भी रेडी था। क्या बताया है यहाँ पर? इमीडिएटली ही पुट अप द पॉरिज। अब पॉरिज हमें पता होगा, पॉरिज क्या होता है? पॉरिज यानी जो हम खाते हैं खिचड़ी, ठीक है, तो उसे स्टोव के ऊपर रख कर उसे सपर देते हैं, ठीक है। तो भाई वो जो बंदा है वहाँ पर जो रहता है वो बहुत ही अच्छा है। आगे क्या देखते हैं हम? देन ही क्रेव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। अब खाना खाने के बाद क्या करते हैं? देन ही क्रेव्ड ऑफ का मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? डिवाइड इनटू पीसेस। इट मीन्स वो एक टोबैको जो होती है उसका जो बहुत बड़ा रोल होता है उसको बीच में से कट करके एक जो पीस है वो किसे दे देता है? उस स्ट्रेंजर को दे देता है और दूसरा अपने पास रखता है। उससे वो क्या करते हैं कि पाइप एंड हिज ओन, इट मीन्स आपने देखी होगी पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खाना खाने के बाद स्मोकिंग करते थे। वो स्मोकिंग पाइप कुछ इस तरीके की, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इसी तरीके का एक पाइप होता था। यहाँ से जो टोबैको है वो यहाँ पर फिल होता है और यहाँ से वो लोग ऐसे यहाँ से मुँह से कुछ इसी तरीके का होता था। तो यहाँ पर वो जो टोबैको है उसे उसमें डाल देते हैं। Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bed time। अब भाई यहाँ पर एग्जैक्टली डेफिनेटली तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये मजोलिस क्या है, लेकिन मजोलिस का प्रोनाउंसिएशन भी कुछ इसी तरीके से किया जाता है, मजोलिस, राइट। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ गेम, राइट, प्लेइंग विद द कार्ड्स। जो हम प्ले कार्ड से, पत्ते से हम जो जैसी बहुत सारी गेम्स खेलते हैं उसी तरीके की एक स्वीडिश गेम थी मजोलिस। तो वो लोग खाना खाने के बाद सिगार पीते पीते वो लोग क्या करते हैं? पत्ते निकालते हैं और उसके साथ सोने तक वो क्या खेलते हैं? मजोलिस खेलते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको। अब जो बंदा है, द ओल्ड मैन है, वो इतना जनरस था, वो इतना ही सीक्रेट, इतना अच्छा बंदा था जितना उसने अपनी पॉरिज, अपनी खिचड़ी के साथ किया था और अपना टोबैको उसने इतने अच्छे तरीके से हमारा जो वेगाबॉन्ड है उसे दिया था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड।
अब भाई यहाँ पर अब उनके साथ रहने के बाद हमारा वेगाबॉन्ड उसके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने लगता है, तो उसे कुछ बहुत अच्छा पता चलता है। क्या पता चलता है कि जो गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, इट मीन्स द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, इट मीन्स कौन, गेस्ट कौन था, गेस्ट तो हमारा वेगाबॉन्ड था। तो वेगाबॉन्ड को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या किया जाता है कि वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट मीन्स जो होस्ट है, ठीक है, जो होस्ट है वो खुद गेस्ट को अपने बारे में क्या बताता है कि वो एक टाइम था जब वो रामसो आयरन वर्क में क्या हुआ करता था, एक क्रॉफ्टर हुआ करता था। अब क्रॉफ्टर क्या होता है कि अ पर्सन हु वर्क इन फार्म, अब रेंटेड फार्म होता है, अ पर्सन हु वर्कड इन रेंटेड फार्म। तो यहाँ पर जो हमारा होस्ट है वो खुद हमारे गेस्ट को, इट मीन्स वेगाबॉन्ड को बताता था कि एक टाइम था जब मैं बहुत ही रिच हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे मैं कहाँ पर काम किया करता था, रामसो आयरन वर्क्स में काम किया करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब वो बता रहा है कि अब मैं इतना लेबर वर्क दिन में कर सकता नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया है। अब क्या है, मेरी जो काउ है, राइट, मेरी काउ है वो मुझे अब पैसे कमाने में सपोर्ट करती है। यस, दैट बॉशी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर बॉशी किसके लिए यूज़ हुआ है, अ स्वीडिश वर्ड फॉर द काउ। अब काउ के लिए यहाँ वहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ होता था उसे क्या कहते थे, बॉशी। तो वो कहता है कि हाँ, ये जो काउ है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो बता रहा है सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, इट मीन्स क्रीमरी। अब क्रीमरी तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्रीमरी क्या होता है, राइट। क्रीमरी क्या होता है कि डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि जो चीज़ है, ठीक है, जो बटर है, जहाँ पर जो चीज़ बनती है, राइट, उसे क्या कहते हैं, क्रीमरी कहते हैं। तो वो गाय जो है, वो काऊ है, वो उतना मिल्क देती थी कि हर रोज़ उस मिल्क को मैं क्रीमरी तक पहुंचाता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और लास्ट मंथ की अगर बात की जाए तो उसने एक ही टाइम पे कितना, 30 क्रोनर। अब क्रोनर क्या है तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना, ये क्या है, क्रोनर है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिया है, ये 20 है और ये 10, राइट, यू कैन सी हियर क्रोनर। तो एक टाइप की करेंसी है, राइट, स्वीडिश करेंसी उस टाइम पे कौन सी थी, क्रोनर थी। आज भी शायद वही होगी, राइट। तो यहाँ पर वो चीज़ इतना बताते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सेम्ड incredulous for the old man got up and went to the window। अब ये बात बताने के बाद वो कहता है कि जो ओनर होता है घर का, वो कहता है कि मेरी जो काऊ है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल्क देती है कि वो एक ही दिन में कितने 30 क्रोनर उसने पेमेंट के तौर पे उसे मिले थे। अब ये बात बताने के बाद उसे, जो हमारा होस्ट है, उसे लग रहा था कि ये जो स्ट्रेंजर मीन्स कौन, हमारा जो वेगाबॉन्ड है उसकी बात कर रहे, वो उसे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेंजर शायद मेरी जो बात है उसे मानने वाला नहीं है। इनक्रेडलस का मीनिंग क्या होता है, अनबिलीविंग। इट मीन्स वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो मेरी काऊ है वो इतना मिल्क देती है। तो वो क्या करता है, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। तो वो उठकर एक विंडो के पास जाता है। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन अ वेरी विंडो फ्रेम। इट मीन्स विंडो फ्रेम के बगल में ही एक लेदर का जो पाउच पड़ा होता है, टंगा होता है एक नेल से, वहाँ पर एक टंगा होता है, तो वो लेकर आता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। तो फिर क्या करता है कि 10-10 क्रोनर के जो 3 बिल्स होते हैं, उसने जो पेमेंट किया है, उसने जो मिल्क दिया है, उसके मिल्क के बदले में उसे जो पेमेंट मिला है, उस पेमेंट का जो बिल्कुल ही रिंकल, इट मीन्स टूटा फूटा जो बिल बचा हुआ है, वो बिल उसे दिखाता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। और ये जो अपना जो वेगाबॉन्ड है, ठीक है, गेस्ट है, उसके सामने लाकर दिखा देता है। नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। अब दिखाने के बाद वो जो गेस्ट है, वो हमारा वेगाबॉन्ड है, वो हाँ करता है और उसे सीधा पकड़कर जो हमारा गेस्ट है, ठीक है, वो उसे स्टफ्ड बैक, इट मीन्स वापस से उसी पाउच में वापस से डाल देता है। इट मीन्स उसे यकीन दिला देता है कि हाँ, मेरी जो काऊ है वो डेफिनेटली कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन अ गुड सीजन। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन किया गया है। आई लाइक दिस वे ऑफ डिस्क्रिप्शन। वो क्या बताते हैं, इन अ गुड सीजन। इन अ गुड सीजन का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। दूसरे दिन दोनों जो इंसान है वो बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो क्रॉफ्टर, आपको पता हो चल गया होगा कि इसके बारे में यूज़ हुआ है। ठीक है, ये जो क्रॉफ्टर है वो हमारा जो उस कॉटेज का जो गेस्ट है, सॉरी उस कॉटेज का जो होस्ट है उसके बारे में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में अब आगे भी ये आने वाला है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे याद रख लेना। क्रॉफ्टर वो कौन है, उस कॉटेज में रहने वाला इंसान है। और हमारा वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड के लिए तो हमारे बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, तो आप भाई जितना हो सके उतना याद करने का ट्राई करना। वैसे वैसे आगे आगे बहुत सारे उसके लिए वर्ड यूज़ होने वाले हैं। अभी उसे हम क्या यूज़ करेंगे, वेगाबॉन्ड या वेंडरर के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, जो क्रॉफ्टर है वो तो बिल्कुल हरी में होता है क्योंकि उसे सुबह सुबह में उसकी जो काव है उसे मिल्क करना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अब जो हमारा वंडरर है, हमारा वेगाबॉन्ड है, उसने भी ऐसा सोचा कि भाई घर का मालिक इतना जल्दी उठ गया है तो मैं कैसे इतने देर तक सो सकता हूँ। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। तो क्या होता है कि दोनों उठ जाते हैं और दोनों ने एक साथ में जो कॉटेज है उसे छोड़ दिया था। इट मीन्स दोनों एक साथ कॉटेज में से बाहर निकल गए थे। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। हमारा जो क्रॉफ्टर है वो घर को लॉक करता है और जो की है वो अपने पॉकेट में डाल देता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज वे। तो जो रेड ट्रैप के साथ जो इंसान आया हुआ था, हमारा जो वेगाबॉन्ड था, वो जो हमारा क्रॉफ्टर है उसे गुड बाय कहता है, थैंक यू कहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर उसने शेल्टर दिया था, खाना दिया था, तो उसके लिए वो उसे गुड बाय भी कहता है, थैंक यू भी करता है, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते वहाँ से चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर सून अगेन बिफोर द डोर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। अब भाई वो तो अपने अपने रास्ते चले गए थे, तो अचानक से क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर लेटर, द रेड ट्रैप पैडलर। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर हमारे वेगाबॉन्ड के लिए यूज़ हुआ है, क्या, पैडलर। पैडलर का मीनिंग क्या होता है, सेलर। सेलर क्या होता है कि वो जो रेड ट्रैप है वो रेड ट्रैप वो सेल कर रहा था, इसीलिए उसे पैडलर भी कहा गया है। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे उसके लिए वर्ड यूज़ होने वाले हैं। तो वो जो पैडलर है वो वापस आता है और अचानक से आकर डोर के सामने खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। हालांकि उसने अंदर जाने का कोई ट्राई किया नहीं था। However, he only went up to the window, smashed a pen, struck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner। तो भाई अब हमें पता चल गया था कि वो जो वेगाबॉन्ड है वो चोरी करने आया था। भाई वो क्या करता है कि आता है, जो डोर है उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर नहीं जाता है। फिर भी वो क्या करता है, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। इट मीन्स नज़दीक की जो विंडो उसने देखी थी जहाँ पर वो पाउच टिंगाया हुआ था, वहाँ पर लटकाया हुआ था, वहाँ तक वो जाता है। स्मैश अ पेन। अब पेन क्या होता है कि आपको अच्छे से बता दूं, क्योंकि ये आपको बहुत ही आगे भी आने वाला है। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। जैसे कि एक ये विंडो है, ठीक है, तो विंडो में आप ऐसे बहुत सारी विंडोज़ आपने देखी होगी, राइट। ये कांच है, ये कांच है, ये सब ग्लास से बंधा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पेन, ठीक है। हर एक हिस्से में ऐसे टंगाया होता है। तो वो एक, अब नॉर्मल, ये तो अभी उस टाइम की विंडोज़ की अगर हम बात की जाए तो ऐसी होती, तो ये भी विंडो होती थी, ये भी विंडो होती थी। तो एक ये जो कांच है वो उसे क्या करता है, तोड़ देता है। हाउएवर स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डालता है, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। और जिसमें 30 क्रोनर होता है, वो 30 क्रोनर जिस पाउच में होता है वो पाउच वो बाहर निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू द ओन पॉकेट। वो 30 क्रोनर निकाल के सीधा अपने पॉकेट में डाल देता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। बिल्कुल चुपचाप, जिस तरीके से उसने वो पाउच जैसे लिया था वैसे ही वो वापस उस जगह पर वापस से टांग देता है। As he walked along with the money in his pocket,
ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। भाई अब उसने जो भी कुछ किया है, जितने अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से उसने चोरी की है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता था वैसे वैसे उसके पॉकेट में पैसे देखकर उसे खुशी आती थी। वो खुद खुश होता था कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने कितने अच्छे तरीके से ये चोरी को अंजाम दिया था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डैड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, बट अब उसे पता चल गया था कि उसने चोरी की है। तो उसे रियलाइज़ हो चुका था कि एट फर्स्ट ही डैड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसे पता चल गया था कि मुझे अब पब्लिक हाईवे पे मैं जा सकता नहीं हूँ। इट मीन्स जो नॉर्मल हाईवे होता है उस पर मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी चोरी की है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं हाईवे से नहीं जा सकता, लेकिन मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। टर्न ऑफ इट मीन्स वहाँ से निकल जाना, इट मीन्स ऑफ द रोड। जो मेन रूट है उसे छोड़कर वो जो झाड़ियों वाला जंगल का रूट है वो रूट पकड़ता है। इन टू द वुड्स यानी क्या होता है, जंगल। तो वो अपना मेन रूट छोड़कर अब जंगल के रास्ते आगे बढ़ना चाहता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉस्ट हिम नो डिफ़िकल्टी, और पहले पहले बहुत अच्छे से वो जंगल में आगे आगे बढ़ता गया, कोई डिफ़िकल्टी का सामना उसे करना पड़ा नहीं था। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे पता चलता गया कि ये जो है वो जंगल है, जो वुड्स है वो बिल्कुल ही घना है और पता नहीं है इतना बड़ा है और इतना कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से एंटर हुआ था और कहाँ पहुँच गया है। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डिरेक्शन। उसने ट्राई भी किया, उसने इतना श्योरिटी के साथ उसने एक ही डिरेक्शन में चलने का निश्चय भी किया था। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन वो वहाँ के जो पाथ्स है वो उतने ट्विस्टेड भरे थे, इतने स्ट्रेंजली तरीके से इधर उधर जा रहे थे, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा से आगे जा रहा है और कहाँ जा रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं गोल फिर घूम के वो केवल एक ही जगह पर वापस आ जाता था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग इन टू द एंड ऑफ द wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। अब वो भागते भागते रास्ता ढूंढने का ट्राई कर रहा है कि एक जगह से वो दूसरी जगह बाहर निकल सके, लेकिन इतना घूमता है, बाद में फाइनली उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो जिस जगह से घूमता है उसी जगह पर वो वापस आ जाता है। All at once he recalled his thoughts about the world and the रेड ट्रैप, और अचानक से ऐसा होने के बाद उसे याद आता है उसका ही जो आइडिया उसने अभी अभी सोचा था वो उसे याद आता रहा है। कौन सा? वो जो वर्ल्ड के बारे में उसने सोचा था। क्या सोचा था? द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ जस्ट लाइक अ बेट। वो बहुत सारे रिचेस देता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देता है, लेकिन वो हमें क्या कर देता है, हमारे लिए एक बेट क्रिएट कर देता है। तो उसे वो अपनी जो सोच थी वो वाली उसे सोच याद आ जाती है। किसके बारे में? रेड ट्रैप वाली जो सोच है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और उसे अब पता चल गया था कि अब उसका खुद का ये टर्न आया है कि वो अब 30 क्रोनर उसके लिए क्या था, एक बेट था। अब वो 30 क्रोनर चुराने के बाद अब वो चारे के में फंस चुका है। अब उसे पता चल गया था कि मैं कोई चारे में फंस चुका हूँ, तो उसे पता चल गया कि अब हमारा नंबर भी आ गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। इट मीन्स खुद को अपने आप को खुद एक बेट बना लिया है, मूर्ख बना लिया है, और वो उस जो जाल है उसमें वो फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। भाई अब हमारा जो वेगाबॉन्ड है उसे पता चल गया था, वो ऐसे जंगल में फंसा हुआ था। जंगल कैसा था? द होल फॉरेस्ट विथ हिज ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट मीन्स जो पूरा फॉरेस्ट है उसकी ट्रंक और ब्रांचेस इतनी बड़ी थी। एंड इट्स थिकेट्स का मीनिंग क्या होता है कि डेंस ग्रुप ऑफ बुसेस, छोटे छोटे जो बुसेस होते हैं, राइट। आप कभी जंगल में या गार्डन में भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अनवांटेड
अननेसेसरी ऐसे बूसिस बहुत सारे निकल आते हैं। तो ये जो पूरा फॉरेस्ट है वो ट्रंक है, ब्रांचेस है, थिकेट्स है, उसे भरा हुआ है। और वहाँ पर बहुत सारी जगह पर बहुत बड़े बड़े लॉग्स पड़े हुए हैं। लॉग्स तो आपने देखा होगा, ये लकड़े का ऐसे बहुत बड़े लॉग्स होते हैं, राइट। तो उस तरीके से वहाँ पर पड़ा है, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्प्रेनेटेबल प्रिजन। और वो सभी चीज़ उसे एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक जेल जैसा उसे लग रहा है कि वो वहाँ से इम्प्रेनेटेबल, इट मीन्स इम्पॉसिबल, वहाँ से वो कभी भी बाहर निकल पाएगा नहीं। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिस्कंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। भाई जो अब हमारा वेगाबॉन्ड है, वो वेगाबॉन्ड एक बहुत बुरी तरीके से अपने गार्डन, जो एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में फंस चुका है। अभी यहाँ पर टाइम दिखा रहा है कि इट वॉज लेट इन डिसम्बर, इट मीन्स अभी टाइम शायद कौन सा चल रहा था, दिसंबर का टाइम चल रहा था। और दिसंबर का भी कौन सा, लेट दिसंबर, इट मीन्स ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि दिसंबर का जो लास्ट वीक है वो शुरू था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिस्केंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और इसीलिए जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो बहुत जल्दी फॉरेस्ट के ऊपर छा जाता है। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और इसी वजह से एक डर सा माहौल बन चुका था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी जो लास्ट होपलेसनेस, डिस्पेयर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, होपलेसनेस मीन्स उसकी जो होप थोड़ी बहुत भी बची थी वो अब रही नहीं थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब फाइनली उसकी जो लास्ट मोमेंट है वो उसे पता चल गया था कि आ गई थी, तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख रहा नहीं था। तो वो क्या करता है, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स वो ग्राउंड के ऊपर जैसे ही, अभी तो तुरंत अभी ग्राउंड के ऊपर गिरा नहीं था। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक डाउन का मीनिंग क्या होता है कि अभी वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे ही डलने वाला था। टायर्ड टू डेथ, इट मीन्स अब उसे पता चल गया था कि उसकी जो मौत है वो बिल्कुल ही नज़दीक है, और वो थक चुका था भागते भागते। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे पता चल गया था, उस सोचने लगा था कि इसकी जो लास्ट मोमेंट है अब वो धीरे धीरे मरने वाला है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, और जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड के ऊपर अभी लगाया था तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। और वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, लेकिन रेगुलर थम्पिंग। अब थम्पिंग हमें पता है कि जैसे ही कोई टीचर है वो स्केल लेकर अपने जो बेंचेस होती है उसके ऊपर जो थंप करते हैं, राइट, उसे हमें पता है, आगे वाले लेसन में हमने देख लिया था, ठीक है, थम्पिंग क्या होता है। तो ऐसी एक रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और उसमें वो किस आवाज़ थी, कौन सी आवाज़ थी, वो पहचानने में कोई डाउट नहीं था। तो वो क्या करता है, ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को खड़ा करता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और उसे पता चल गया था कि वो और कोई आवाज़ नहीं, लेकिन नज़दीक की जो आयरन मिल है उस आयरन मिल में से आता हुआ हैमर का स्ट्रोक है। अब आप हैमर ने तो बहुत अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा, ठीक है। ऐसी हैमर का रेगुलर थंपिंग जो यहाँ एनविल होता है, अब एनविल क्या होता है वो अभी आएगा, तो एनविल के ऊपर जो रेगुलर थंपिंग की आवाज़ होती थी, इस प्रकार की आवाज़ ये थी। ही थॉट, तो उसने ये सोचा था कि ये किसकी आवाज़ है, हैमर स्ट्रोक की आवाज़ है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उसे पता चल गया कि शायद अब रेगुलर थंपिंग की आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई इंसान ज़रूर से होंगे। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. तो भाई वो क्या कर रहा है अपना वेगाबॉन्ड, वो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ अभी भी बची कुची थी, जंगल में इतना घूमने के बाद भी जो कुछ भी स्ट्रेंथ उसमें बची थी, वो स्ट्रेंथ वो गैदर करता है। समन करना इट मीन्स क्या करना है, इकट्ठी करना, उसे इकट्ठी कर रहा है, खड़ा होता है और अपने आप को जिस डायरेक्शन में से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में स्ट्रैगर्ड करता है। स्ट्रैगर्ड करने का मतलब क्या होता है, खींचता है, जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में अपने आप को वो खींचता है। द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन
वर नॉट सो लॉन्ग अगो a large plant with smelter, rolling pan and forge। भाई अब यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्चर लगाए हुए हैं, आपको ईच एंड एवरी वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या बता रहे कि रामसो आयरन वर्क, आगे ही हमने देख लिया था कौन से मिल की बात यहाँ पर होने वाली है, रामसो आयरन वर्क, जो कि बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी थी। ठीक है, आट वर नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत ज़्यादा टाइम उसे हुआ नहीं था कि वो क्या था, एक लार्ज प्लांट हुआ करता था जिसमें क्या था, स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी एंड फॉर्ज था। अब ये स्मेल्टर क्या होता है, रोलिंग मिल क्या होती है, फॉर्ज क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाए हुए, आप बहुत अच्छे से इसे देख लेना। अब ये जो पहला पिक्चर है वो पहला पिक्चर है स्मेल्टर का। ठीक है, ये भट्ठा आप देख रहे हो, फर्नेस देख रहे हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्मेल्टर, जहाँ पर आयरन, पिग आयरन जो होते हैं, छोटे छोटे आयरन के पीसेस जो होते हैं वो यहाँ पर डाल के उसे उबाला जाता है। ठीक है, फायर के अंदर बर्न किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो पिक्चर है वो है रोलिंग पैन। रोलिंग पैन क्या होता है, स्मेल्टर में से जितनी भी ये आयरन पिघलता है वो उसे एक शेप देकर, एक ऐसी राइट जो थिक शेप होता है उस शेप में डाला जाता है। और ये जो है, ठीक है, ये फॉर्ज है। ठीक है, ये फॉर्ज का क्या है, मोह है। अभी ये मोह क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्ज है जिसे हम फर्नेस कहते हैं, राइट। तो उसमें ये रामसो आयरन वर्क है, उसमें ये तीनों चीज़ें हुआ करती थी, स्मेल्टर हुआ करता था, रोलिंग मिल हुआ करती थी एंड फॉर्ज हुआ करता था। In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down to the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust, which sifted down from the big charcoal कैरेट्स। अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि यहाँ पर हमें बता दिया है कि रामसो वर्क की कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो वहाँ पर स्पेल्टर हुआ करता था, रोलिंग मिल हुआ करती थी, फॉर्ज हुआ करता था। और समर टाइम की बात कर रहे हैं कि इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जिस एंड स्काउस। अब बार्जिस क्या होता है और स्काउस क्या होता है, दोनों लगभग एक तरीके के ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले कि क्या है वो। अब देखो ये है, ठीक है, बार्जिस, राइट। आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे आपने बहुत कई बार भी देखे होंगे। और ये स्काउस, ठीक है, बहुत बड़ी नाव होती है जहाँ पर ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा जो सामान होता है, कार्गो होता है, वो इसमें डाल के लाया जाता था और ले जाया जाता था। तो वो क्या कहते हैं कि समर टाइम जब भी आता था तब, अब ये रामसो आयरन वर्क इतना बड़ा हुआ करता था कि समर टाइम में वहाँ पर भारी हैवी लोडेड बार्जिस और स्काउस की लाइन लगी रहती थी कैनाल में, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। और ये जो बार्जिस और स्काउस है वो यहाँ से सामान भर भर के इनलैंड लेक, इट मीन्स एक लेक, मैन मेड जो लेक होता है वहाँ पर जाती थी। और वहाँ से वो सीधे कहाँ चली जाती थी, जो हमारा ओशन होता है उस रास्ते से बाहर निकल जाती थी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर रामसो आयरन मिल है तो यहाँ पर एक कैनाल हुआ करती थी। ठीक है, उस कैनाल से लेकर यहाँ पर एक इनलैंड लैंड हुआ करता था और वहाँ से वो सीधा कहाँ चले जाते थे, अपने सी में चले जाते थे। यहाँ पर वो आगे बता रहे कि एंड विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक एंड इन द विंटर टाइम। अब विंटर टाइम की बात बता रहे कि एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट। अब मिल यहाँ पर है तो यहाँ का उसका जो रास्ता होता है, ठीक है, ये जो रोड है वो पूरा रोड कैसा हो जाता था, ब्लैक कलर का हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उससे कॉल लाया जाता था, ठीक है, वो कॉल कैसा होता था, साइफ्टेड होता था डाउन फ्रॉम ऑल द बिग चारकोल कैरेट्स। इट मीन्स जो भी ट्रक आया होता था, कोई भी टेम्पो वहाँ पर आता होगा जिसमें चारकोल भरा होता था, ठीक है, और चारकोल कैसा होता था, उसे छान लिया जाता था। साइफ्टेड का मीनिंग क्या होता है कि छानना। इट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। अब इस तरीके से चारकोल को कैसे थे, छानते थे। और ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ से जो ऊपर से गिर रहा है सारा, उसे साइफ्टेड कहते हैं। इट मीन्स उसे छान लिया जाता है। और जैसे जैसे वो एयर, आपने बहुत सारी जगह देखा होता, ठीक है, तो वो सामान, वो जो चारकोल में से जो
कण बचते हैं वो वहाँ पर उड़ते उड़ते रोड पर गिर रहे होंगे। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. मैंने बोला था अभी आपको आएगा anvil वर्ड, ठीक है, तो anvil ये है, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना है, अब एक कंडीशन यहाँ पर बता दी गई थी कि रामसो आयरन मिल में क्या क्या था। अब रामसो आयरन मिल में क्या हो रहा है वो बता रहे कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ऐसी ही एक डार्क और लॉन्ग इवनिंग में जस्ट बिफोर द क्रिसमस, इट मीन्स क्रिसमस आती है 25 को, ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस आती है। तो उसके पहले दिन की बात करें कि जस्ट बिफोर द क्रिसमस, इट मीन्स डे कौन सा रहा होगा, 24 दिसंबर रहा होगा। तो उस दिन जो मास्टर स्मिथ है, मास्टर स्मिथ कौन होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है, उसका जो मास्टर होता है, ठीक है, वहाँ पर जितने वर्कर्स होते हैं उसका जो मास्टर होता है उसे हम कहते हैं मास्टर स्मिथ, और उसका एक जो हेल्पर है वो दोनों बैठे हुए थे कहाँ पर, डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। इट मीन्स पिग आयरन, इट मीन्स यहाँ पर मैंने देखो फोटो लगाए रखी है, ठीक है, ये क्या है, पिग आयरन है, छोटे छोटे जो पीसीस होते हैं आयरन के उसे हम कहते हैं पिग आयरन। तो भाई ये दोनों लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग दोनों डार्क फॉर्ज के नज़दीक बैठे हुए थे, फर्नेस के नज़दीक बैठे हुए थे पिग आयरन को पिघलाने के लिए। क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए। विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। इट मीन्स एनविल पे ऊपर उसे लगाकर उसे एक अच्छा शेप देने के लिए वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ये क्या है, ये है एनविल, ठीक है, आप देख सकते हो, आपने बहुत सारी जगह पर ये चीज़ देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। अब हर बार क्या होता है कि एवरी नाउ एंड देन, इट मीन्स बहुत बार दो में से एक खड़ा होता था, वो जो आयरन मिल होती है उसके नज़दीक जाता था और वहाँ पर जाकर वो जो ग्लोइंग मास, इट मीन्स वो जो पिग आयरन उन्होंने पिघालने के लिए रखा था उस पिग आयरन को वो क्या करता था, स्टीर करता था, इट मीन्स हिलाने के लिए जाता था। किससे, विथ अ लॉन्ग आयरन बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का रहा होगा, इस तरीके का लॉन्ग आयरन बार रहा होगा, ठीक है, इससे वो लोग क्या करते थे, उसे हिलाते थे। आगे देखते हैं कि अब उसके बाद क्या होता है कि एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और हिलाकर वापस आ जाते थे। ड्रिपिंग विथ अ परसिपिरेशन, इट मीन्स जो पसीना होता है, ठीक है, और आज जैसे ही आते हैं वो पसीने से लथबथ हो जाते। दो एज was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of a wooden shoes। अब पता नहीं उनका एक कस्टम रहा होगा कि वो लोग अब कपड़े में केवल क्या पहनते थे, he just, यहाँ पर दिखाया है कि he wore, as was the custom, he wore nothing but a long shirt, एक लंबा सा शर्ट पहन लेते थे, and a pair of wooden shoes, और पैरों में और कुछ नहीं लेकिन वुडन शूज़ हुआ करते थे। अब आपको पता ही होगा वुडन शूज़ किस लिए रखा होता, वहाँ पर लेदर के शूज़ चलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोग एक मिल में काम कर रहे थे और वो भी कैसी मिल, आयरन की मिल थी, तो आयरन की मिल में वो लेदर शूज़ यूज़लेस होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो लोग वुडन के शूज़ पहनते होंगे। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और हर बार उस फॉर्ज में से बहुत सारे कई ना कई किसी न किसी तरीके की आवाज़ आती रहती थी। द बिग बैलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैलोज क्या है, ठीक है, ये बैलोज ये है। बैलोज क्या होता है कि बैलोज का मीनिंग होता है ये, जिससे बहुत भारी हवा आती है, ठीक है, और उससे हवा डालने की वजह से वो जो आयरन है वो जलता है, ठीक है। तो वो बता रहे द बिग बैलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड। इट मीन्स जैसे जैसे बैलोज से हवा उनको दी जाती थी वैसे वैसे वो जो कॉल है वो ज़्यादा तेज़ी से जलता था। द फायर बोर सॉवेल्ड चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ ग्लैटर। जो फायर बॉल है, जो फायर बॉय है, ठीक है, तो फायर बॉय क्या करता है, सॉवेल्ड, इट मीन्स सॉवेल्ड का मीनिंग क्या करना, हिलाना। सॉवेल्ड का मीनिंग क्या होता है, हिलाना। तो वो चारकोल को हिलाता है इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। मैंने मॉ अभी आपको बोला था कि मॉ क्या होता है, मॉ ये होता है,
देखो आप यहाँ पर एक, यहाँ यस, ये देख सकते हो, ठीक है। वो क्या है, मॉ है, वो फर्नेस का मॉ है। तो वो क्या करते हैं कि जो फायर बॉय है वो चारकोल को हिलाता है विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर का मीनिंग क्या होता है, बैंग, आवाज़। आउटसाइड रॉर द वाटरफॉल, और उसके बाहर क्या होता है कि एक वाटरफॉल सा बना होता है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है कि अंदर का तो हमने डिस्क्रिप्शन पूरा समझ लिया है कि क्या है, ठीक है। अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी चल रही थी वो हमने देख लिया है, लेकिन आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो बहुत सारा वहाँ पर वाटरफॉल गिर रहा था। अब वाटरफॉल एक्चुअली वहाँ पर कोई वाटरफॉल नहीं होगा, लेकिन किस वाटरफॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रूफ़ के ऊपर जब पानी पड़ता है तो वहाँ से जो पानी नीचे गिरता है तो उसे यहाँ पर उन्होंने एक वाटरफॉल के तरीके से लिया हुआ है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। इट मीन्स नॉर्थ की ओर से जो विंड आ रही है वो विंड जो पानी है, रेन का जो वाटर है उसे सीधे कहाँ पर डालती है, ब्रिक टाइल रूफ के ऊपर डालती है। तो बाहर का भी डिस्क्रिप्शन हमें दे दिया गया है कि बाहर की कंडीशन भी कैसी है, अभी रेनी है, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ। फ्रेंड्स, जाते जाते ये बता के जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को